मुगल साम्राज्य। जब औरंगजेब था उस समय भारत में 21 प्रांत थे। औरंगजेब के समय कितने प्रांत? 21। उनमें से उत्तर भारत में 14 प्रांत थे। एक प्रांत काबुल था। दक्षिण भारत में 6 प्रांत थे। उत्तर भारत में 14 और दक्षिण भारत में 6, जैसे औरंगाबाद, बरार, तेलंगाना, बीजापुर, हैदराबाद और खानदेश। ये दक्षिण भारत के थे, जिनमें से मुअज्जम जो था, मुअज्जम ये काबुल का था सूबेदार। इस मुअज्जम का ही नाम बहादुर शाह प्रथम था ना। ये था मुअज्जम जो काबुल का। जमबुल, काबुल में जम गया। और आजम कहाँ था? आजम खां, समझो आजम खां रात बिता दिए। कहाँ? गुजरात में। आजम कहाँ का था? गुजरात का। और काम बख्श बीजापुर, बक्सा में बीज रख दिया। मुअज्जम काबुल का, आजम गुजरात का, काम बख्श बीजापुर का था सूबेदार। औरंगजेब का जो सबसे बड़ा पुत्र था, जिसका नाम मुअज्जम था, इसने ही बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण की। इसके अलावा शाह आलम प्रथम भी इसे कहा जाता था। यानी मुअज्जम को ही बहादुर शाह प्रथम और मुअज्जम को ही शाह आलम प्रथम कहा गया। और इसके बारे में ये कहा जाता है, बहादुर शाह प्रथम उत्तरवर्ती मुगलों में प्रथम व अंतिम शासक था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया। यानी यही मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम वास्तविक सत्ता का उपयोग यही किया था उत्तरवर्ती मुगल शासकों में। मुअज्जम जो था ये शांतिपूर्ण मैत्री की संधि अपनाई थी। उसमें ये था कि ये जो हिंदू सरदार हुआ करते थे और राजा, उनके प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, यानी कोलैबोरेटिव पॉलिसी जो होती है। और इसके अलावा जो ये एक काम किया था, राजपूत को उनके प्रदेश जो जीते गए थे औरंगजेब के समय, उसको इसने पुनः वापस कर दिया, यानी वापस कर दिया। राजपूतों के उनके प्रदेशों को पुनः स्थापित कर दिया है। और लेकिन एक काम उसमें ये कि एक सूबे के जो सूबेदार के ओहदे थी, उनकी मांग नहीं मानी गई। वापस तो कर दिया गया जो राजपूतों के जो क्षेत्र थे, लेकिन उनके ओहदे जो थे उसको नहीं माना गया। और हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति इसने क्या किया? सहिष्णुता की नीति अपनाई बहादुर शाह प्रथम। इसके अलावा जो संधि में दूसरी बात थी कि संभाजी का पुत्र जो था साहू जी, 1689 में मुगलों के पास कैद था। इसने यानी बहादुर शाह प्रथम ने साहू जी को मुक्त कर दिया, यानी छोड़ दिया। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद के साथ संधि की और एक बड़ा मनसब प्रदान कर मेल मिलाप की कोशिश की थी। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर एक बड़ा मनसब प्रदान कर मेल मिलाप की इनसे कोशिश की। इसके अलावा बुंदेला जो सरदार छत्रसाल थे तथा जाट सरदार जो चूड़ामल थे, उनके साथ भी इसने मित्रता की नीति अपनाई। कौन? बहादुर शाह प्रथम। तो कहने का मतलब ये मित्रता वाली नीति अपनाई ताकि शासन को लंबे समय तक चला सके। औरंगजेब द्वारा लगाया गया जो जजिया था, उसको भी वसूलना इसने बंद कर दिया। कौन? बहादुर शाह प्रथम। तो इसकी हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई, संभाजी को मुक्त कर दिया, गुरु गोविंद के साथ संधि की, उनको मनसब भी दिया, बुंदेला सरदार छत्रसाल और चूड़ामल के साथ मित्रता की संधि अपनाई बहादुर शाह प्रथम ने।
एक सिख नेता थे बंदा बहादुर। इन्होंने बगावत कर दिया था बहादुर शाह के शांतिपूर्ण नीति के बावजूद इन्होंने बगावत किया था बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर की जो महत्वपूर्ण विजय है वो है 1710 में सरहिंद की विजय। पूछता है बंदा बहादुर की सबसे बड़ी विजय कौन सी है, तो 1770 में सरहिंद की विजय। 1770 में ही उसने यानी बंदा बहादुर ने गुरु नानक व गुरु गोविंद के नाम के सिक्के जारी किए थे। यानी गुरु नानक के नाम के सिक्के और गुरु गोविंद के नाम के सिक्के बंदा बहादुर ने जारी किए थे। अंततः बाद में फिर बहादुर शाह जो थे, बहादुर शाह यही, इसने लौहगढ़ के नामक स्थान पर बंदा बहादुर को पराजित कर दिया। बाद में फिर लौहगढ़ पर सिखों ने अधिकार कर लिया था। बहादुर शाह के समय एक बहुत बड़ा डच शिष्टमंडल आया था, उसका नाम था जोशुआ के टेलर। जोशुआ के टेलर बहादुर शाह के समय आया था। यह 1711 में मुग़लों के दरबार में आया था। यह जोशुआ के टेलर 1711 में डच शिष्टमंडल था। यह जोशुआ के टेलर, जिसके स्वागत में पुर्तगाली स्त्री थी जूलियान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी जूलियान को बीबी या फिदवा आदि की उपाधि दी गई थी। पुर्तगाली स्त्री थी जूलियान, इसको बीबी की उपाधि दी गई थी और फिदवा, दो उपाधियाँ इसको दी गई थी जूलियान को, बीबी की और फिदवा की। सिडनी ओवेन जो एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा था यह अंतिम मुग़ल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छा कह सकते हैं। खफी खां ने इसे साहिब बेखबर कहा। उत्तराधिकार के लड़ाई के कारण जो है बहादुर शाह का शव जो है 1 माह तक दफन ही नहीं किया जा सका है। मतलब इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा था, सब उसी में उलझे थे, इसके शव को दफन ही नहीं किया गया था। बहादुर शाह प्रथम के बाद जो शासक हुआ जहांदारा शाह बना। और जहांदारा जो शाह था यह जुल्फ़िकार एक नेता था, ईरानी गुट का नेता जुल्फ़िकार खां था, उसी की सहायता से ये बना था। जहांदारा शाह गद्दी पर आरूढ़ हुआ था जुल्फ़िकार खां की सहायता से। और ये जुल्फ़िकार खां जो था ये पूरा जो था जहांदारा के शासनकाल में शासन की पूरी बागडोर जो है वजीर जुल्फ़िकार खां के हाथों में थी। जहांदारा शाह ने अपने शासनकाल में पुनः रोपित जजिया कर को समाप्त कर दिया। जहांदारा मिर्जा राजा की उपाधि दी थी जय सिंह को, और मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी थी। और ये जो जुल्फ़िकार खां था, मंत्री वजीर था जहांदारा के समय, इसने क्या किया कि एक व्यक्ति था सुभग चंद्र, ये चाटुकार था, इसी को पूरी सत्ता सौंप दी थी। दायित्व, प्रशासनिक जो दायित्व था, जुल्फ़िकार खान ने अपना समस्त राजस्व एवं प्रशासनिक जो दायित्व था वो चाटुकार सुभग चंद्र को सौंप दिया था। सुभग चंद्र को। और सुभग चंद्र जो था ये बहुत बड़ा निष्ठुर था और भ्रष्ट था। जहांदारा शाह के समय इजारा व्यवस्था शुरू हुई थी। यानी इजारा मतलब भू राजस्व की वसूली ठेके पर दिए जाने की प्रथा को बढ़ावा दिया। यानी भूमि का जो राजस्व लेना था उसको ठेके पे दे दिया गया था। ठेके पे दे देते थे तो वहीं से अपना भू राजस्व वसूल करते थे। इसी को कहा जाता था इजारा व्यवस्था। और जहांदारा के शाह के समय लाल कुंवर नामक एक वेश्या
इसका काफ़ी प्रभाव था। नादिर शाह के समय शासक था मोहम्मद शाह। नादिर शाह के समय आक्रमण के समय जब नादिर शाह आक्रमण किया था उस समय भारत का शासक था मोहम्मद शाह। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उस समय जो मुग़ल सम्राट था शाह आलम द्वितीय था। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय मुग़ल सम्राट था। और सैयद बंधु जो थे वो प्रभावशाली और शक्तिशाली हुए थे फर्रुखसियर के समय। सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली हुए थे। इसे सैयद बंधु फर्रुखसियर को गीदड़ शायर की उपमा दी गई है। गीदड़ शायर फर्रुखसियर। सैयद बंधुओं ने किनको किनको सम्राट बनाया था, तो एक तो फर्रुखसियर को बनाया था, रफ़ीउद्दर्जात और रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह, इनको सम्राट बनाए थे सैयद बंधुओं ने। एक तो फर्रुखसियर, फिर रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह। औरंगजेब के समय जो प्रधानमंत्री था असद खां, उसी का बेटा था जुल्फ़िकार खां। इसकी जुल्फ़िकार खां की हत्या जो है फर्रुखसियर ने करवा दी थी। जुल्फ़िकार खां की हत्या फर्रुखसियर ने करवाई थी। फर्रुखसियर ने ही बंदा बहादुर की हत्या करवाई थी। फर्रुखसियर ने ही बंदा बहादुर की हत्या करवाई थी 1716 में। फर्रुखसियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों की हार। 1717 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शाही फरमान जारी हुआ था। 1717 में फर्रुखसियर के समय। सैयद बंधुओं में एक का नाम था अब्दुल्ला खां और दूसरे का नाम था हुसैन अली खां। फर्रुखसियर को ही सैयद बंधुओं ने इनको गद्दी पर बैठाया था, लेकिन कुछ षड्यंत्र करके बाद में फर्रुखसियर की हत्या भी करवा दी थी सैयद बंधुओं ने। सैयद बंधुओं के समय नेकुसियर का विद्रोह हुआ था। नेकुसियर अकबर द्वितीय का पुत्र था। नेकुसियर। रफ़ीउद्दर्जात की मृत्यु क्षय रोग से हुई। रफ़ीउद्दौला, इसने उपाधि धारण की थी शाहजहां द्वितीय की। रफ़ीउद्दौला ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। और यह रफ़ीउद्दौला जो है पेचिश से मरा था। पेचिश रोग जो होता है उसके कारण। मोहम्मद शाह का नाम था रोशन अख्तर। इसको भी सैयद बंधुओं ने बनाए थे। और इसी रोशन शाह यानी मोहम्मद शाह के समय हिजड़ों तथा महिलाओं का वर्ग इसमें काफ़ी प्रभावशाली था। हिजड़ों और महिलाओं का वर्ग एक था। मोहम्मद शाह, इसको मोहम्मद रंगीला कहा गया है। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा गया है। और इसी मोहम्मद शाह के समय ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुर्शीद कुली ने, जैसे बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में यहाँ पर मुर्शीद कुली खां ने, और अवध में सादत खां ने, और दक्कन में निजामुल मुल्क ने, भरतपुर और मथुरा में बदन सिंह ने, और गंगा यमुना के दोआब में कटेहर रूहेलों के नेतृत्व में तथा फर्रुखाबाद के बंगस नवाबों ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। क्योंकि ये रंग में अपना था, मोहम्मद शाह रंगीला नाम था, अपना रंग में हर समय रहता था उधर, और जो सरदार थे अपना अपना सत्ता अपने अपने क्षेत्रों में स्थापित कर रहे थे। और इधर ये रंगरेलियाँ मना रहा था। और इसी जब रंगरेलियाँ मना रहा था तो बाजीराव प्रथम जो थे 1737 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिए।
मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय फूल वालों की सैर नामक उत्सव प्रारंभ हुआ था। कौन सी सैर? फूल वालों की सैर एक उत्सव प्रारंभ हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला के समय। जब नादिर शाह की मृत्यु हो गई तो उसका सेनापति था अब्दाली। नादिर शाह का सेनापति का नाम था अहमद शाह अब्दाली। तब वह अफगान शासक बना और उसने क्या किया कि 1747 में शासक बनने के बाद पंजाब के सूबेदार थे शाहनवाज खां के निमंत्रण पर भारत पर आक्रमण किया था। यानी अगर पूछ ले कि कौन बुलाया था अहमद शाह अब्दाली को भारत में आक्रमण के लिए, तो यही शाहनवाज खां के निमंत्रण पर आया था। जैसे बहलोल लोदी बुलाए थे, वो सब ये राणा सांगा वो सब वाला बताते हैं आक्रमण बाबर को, ऐसे समझिए शाहनवाज खां बुलाए थे। बहलोल लोदी का, इब्राहिम लोदी का वो चाचा थे ना, कौन थे लोदी, उन्हीं ने ही आक्रमण करने के लिए बुलाया था बाबर को। ऐसे ही शाहनवाज खां ने निमंत्रण दिया था अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए। अहमद शाह के समय ही अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया और अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया था। और बादशाह ने अपना वजीर जो है सूबेदार सफदर जंग को नियुक्त किया था। कौन? अब्दाली जो है अपना वजीर किसको नियुक्त किया? सफदर जंग को। और अपने प्रिय हिजड़े सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दी। परिणाम बाद में सफदर जंग ने नवाब बहादुर का कत्ल कर दिया था। सफदर जंग। सेना को वेतन देने हेतु अहमद शाह को राजमहल के जो बर्तन थे उसको भी बेचना पड़ा था। इतनी अकाल पड़ गया था, समझिए कि सेना के वेतन देने के लिए बर्तन जो हुआ करते थे राजमहल के, उसको भी बेचना पड़ गया था अहमद शाह को। मराठों के सहयोग से, किसके? मराठों के सहयोग से इमादुल जो मुल्क था, इमादुल मुल्क सफदर जंग को अपदस्थ कर स्वयं प्रधानमंत्री यानी वजीर बन गया था। यानी अगर पूछे कि इमादुल मुल्क किसके सहयोग से बना था प्रधानमंत्री, तो मराठों के सहयोग से। और इमादुल मुल्क जो है सफदर जंग को अपदस्थ कर दिया था, क्योंकि पहले सफदर जंग था, इसके पहले प्रधानमंत्री। अहमद शाह के काल में साम्राज्य के प्रशासनिक कार्यों में राजमाता ऊधम बाई का अत्यधिक हस्तक्षेप था, जिसे किबला ए आलम की उपाधि प्राप्त थी। राजमाता ऊधम बाई, इनका बहुत हस्तक्षेप था क्योंकि मराठों का प्रभुत्व ज़्यादा था ना, तो इसीलिए राजमाता ऊधम बाई का अत्यधिक हस्तक्षेप था, जिसे किबला ए आलम की उपाधि प्राप्त थी। किसको? राजमाता ऊधम बाई को किबला ए आलम की उपाधि। इमादुल जो मुल्क ने मराठों की सहायता से अहमद शाह को अंधा करके सलीमगढ़ की जेल में डालकर आलमगीर द्वितीय को सत्ता सीन करा, यानी आलमगीर द्वितीय को सत्ता दे दिया। इमादुल मुल्क ये किया था, मराठों की सहायता से अहमद शाह को अंधा कर दिया था। फिर आलमगीर द्वितीय बना शासक। इसी आलमगीर द्वितीय के समय ही प्लासी की युद्ध हुआ था। किसके समय? आलमगीर द्वितीय के समय। शाह आलम का वास्तविक नाम था, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम था अली गौहर। शाह आलम द्वितीय अली गौहर जिसे कहते हैं, ये शासक तो बन गया 1759 में, किंतु अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिणाम स्वरूप अराजकता फैल गई थी इतनी शाह आलम द्वितीय के समय, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली काफ़ी क्षति पहुंचा दिया था। तो ये शाह आलम द्वितीय स्वयं को सम्राट तो घोषित कर दिया था, लेकिन 12 वर्ष तक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सका था।
इसी के बारे में कहा जाता है। शासक तो बन गया था लेकिन दिल्ली नहीं आ सका था। क्यों? क्योंकि वजीर जो थे गाजीउद्दीन द्वारा मुग़ल दरबार की गुटबाजी के कारण ऐसा हुआ था। बाद में मराठों की सहायता से 1772 में वह दिल्ली आया और सिंहासन पर बैठा था। किसकी सहायता से? मराठों की सहायता से शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर कहते हैं, ये मराठों की सहायता से दिल्ली आया था, तब इसको राजगद्दी मिली थी। और इसी के काल में अहमद शाह अब्दाली ने 5वीं बार भारत पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था शाह आलम द्वितीय यानी अली गौहर के समय। और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय के समय। और इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765, इसमें अंतर्गत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की सूबेदारी दी गई थी। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया था। 1803 में शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर कहते हैं, यह प्रथम मुग़ल बादशाह था जो अंग्रेज़ों का पेंशनर बना था। शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर कहते हैं, यह अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुग़ल बादशाह था। 1806 में शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड वेल्लेस्ली के हस्ताक्षर से युक्त भारत की प्रथम पत्र मुद्रा के रूप में रुपये का प्रचलन किया गया। यानी वेल्लेस्ली के साथ संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय की। और इस रुपये को बैंक ऑफ बंगाल ने 1806 में जारी किया था। जो रुपया था ये नोट वाला, तो इसमें शाह आलम द्वितीय और वेल्लेस्ली के हस्ताक्षर थे। फिर बाद में अकबर द्वितीय बना शासक। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय बना। ये भी अंग्रेज़ों के संरक्षण में बादशाह बना था। और 1835 में मुग़लों की टकसालें बंद हो गई और अंग्रेज़ी सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया। किसके समय? अकबर द्वितीय के समय मुग़ल की जितनी टकसालें थी बंद हो गई और अंग्रेज़ों का सिक्का अब आरंभ हो गया। यही अकबर द्वितीय जो थे, इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और ब्रिटेन भेजा था। और शाह यानी अकबर द्वितीय के विषय में ये कहा जाता है कि बादशाह केवल लाल किले में सिमट कर रह गया, यानी लाल किले तक इसकी बादशाहत थी। फिर बहादुर शाह द्वितीय बना, बिना साम्राज्य का सम्राट इसे कहते हैं। इसी के समय इब्राहिम ज़ौक़ और असदुल्ला खां गालिब कविता में थे। बाद में फिर स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। शाह बेखबर किसे कहते हैं? मुअज्जम को। शाह आलम भी कहते हैं। लंपट मूर्ख जहाँदार, जहाँ जहाँ जाएगा लंपट मूर्ख का काम करेगा। गीदड़ शायर और घृणित कायर। शायर कायर कौन? फर्रुखसियर। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह, जिसे रोशन अख्तर कहते हैं। शाहजहाँ द्वितीय। शाहजहाँ द्वितीय किसका नाम था? तो रफ़ी का नाम था। रफ़ीउद्दौला एक दौर था शाहजहाँ का। क्या था शाहजहाँ का? एक दौर था। और शाह आलम द्वितीय का नाम क्या था? इसका नाम था अली गौहर। शाह आलम द्वितीय का नाम था अली गौहर। किबला ए आलम की उपाधि किसकी थी? तो राजमाता ऊधम बाई की। किबला ए आलम की उपाधि थी राजमाता ऊधम बाई की। दुर्रे दुर्रानी यानी युग का मोती किसे कहा जाता है? तो अहमद शाह अब्दाली को। किस मुग़ल शासक के समय मुग़लों द्वारा सिक्का ढालना बंद हो गया था? तो अकबर द्वितीय के समय। बहादुर शाह द्वितीय को कब मृत्यु हुई थी? तो 1862 में, रंगून में यानी म्यांमार में।
एक बेगम थी मुगलानी बेगम। ये जो थे मुग़ल बादशाह आलमगीर जो द्वितीय था, जिसे अली गौहर कहते हैं, उसके समय पंजाब की एक महिला सूबेदार थी मुगलानी बेगम। करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो 1739 में हुआ था करनाल का युद्ध। कब हुआ था? 1739 में करनाल का युद्ध। मुग़ल राज दरबार में कुछ गुट बन गए थे उत्तरवर्दी में, जैसे तुरानी दल था, ईरानी दल था, अफ़गानी दल था। तो जैसे तुरानी में वे लोग थे जो ट्रांस अक्सियाना और मध्य एशिया से आए थे। ट्रांस जो अक्सियाना क्षेत्र था और मध्य एशिया, तो यहाँ से जो आए थे ये तुरानी कहे जाते थे, जिसमें थे प्रमुख मोहम्मद अमीन खां, उसका चचेरा भाई चिनकिलिज खां। ये तुरानी था चिनकिलिज। चीन जो है सबको तू करता है। तुरानी चीन चिनकिलिज, जो निजामुल मुल्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, यही चिनकिलिज खां। इसके अलावा तुरानी ग्रुप में कमरुद्दीन खां, जकारिया खां, ये सब थे। तो यानी तुरानी में कौन था? चिनकिलिज खां। फिर एक दल था अफ़गानी दल। इसमें ये वे लोग थे जो कि फारस से आए थे या खुरासान अफ़गान जो क्षेत्र था वहाँ से जो लोग आए थे, इनको अफ़गानी दल कहते थे। इसमें जैसे अली मोहम्मद खां बंगस, ये जो थे, बंगस का पठान जो नहीं था फर्रुखाबाद वाला, तो वही ये सब थे। ये सब अफ़गानी थे, मोहम्मद खां बंगस। इसके अलावा एक दल था ईरानी दल। ये जो दल था ये शिया दल था, यानी ईरान से आया था। इसी में था अमीर खां, सादत अली खां, इसहाक खां और राजा निर्माता जुल्फ़िकार खां प्रमुख थे। ये सब ईरानी थे। यही 3 दलों में आपस में संघर्ष होता था, ईरानी दल, तुरानी दल और अफ़गानी दल। तो ईरानी दल में थे जुल्फ़िकार खां, सादत अली खां। तुरानी दल में था चिनकिलिज खां। अफ़गानी दल में था मोहम्मद खां बंगस। ये 3 मुख्य दल थे। ये ईरानी, तुरानी, अफ़गानी, ये 3 मुख्य दल थे। इसके अलावा कुछ और लोग थे, जैसे जिनके पूर्वज बहुत पीढ़ियों से भारत में आकर बस गए थे या जो हिंदू से मुसलमान बन गए थे, उनको हिंदुस्तानी अथवा हिंदू मुस्लिम दल बनाया गया था। यही लोग हिंदुस्तानी कहे जो हिंदू से मुसलमान बन गए थे। इस दल में राजपूत, जाट, हिंदू जमींदार का समर्थन प्राप्त था। इस दल का नेता था सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। सैयद बंधु जो थे यही थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, यही बाद में जिसे किंग मेकर कहते हैं। तो ये सब कौन से दल से थे? हिंदुस्तानी दल से थे, सैयद बंधु। तो जैसे सम्राट बहादुर शाह और जहांदारा शाह के काल में जुल्फ़िकार खां के नेतृत्व में ईरानी जो दल था वो शक्तिशाली था, परंतु फ़र्रुखसियर के राज्यकाल में हिंदुस्तानी और तुरानी दल मिल गए और एक सर्वशक्तिशाली दल बन गया। मुग़ल जो साम्राज्य था उसके पतन को लेकर के कई लोग अपने विचार दिए। जैसे डॉक्टर जो सतीश चंद्र हैं, इनकी जो पुस्तक है पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुग़ल कोर्ट, तो सतीश ने कहा मनसबदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था की असफलता ही मुग़ल साम्राज्य का पतन का कारण बनी। सतीश चंद्र ने क्या कहा? मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था असफलता माना सतीश चंद्र। तो इरफान हबीब जो थे, इन्होंने आर्थिक संकट और कृषि संकट का सिद्धांत प्रस्तुत किया पतन के लिए। द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुग़ल इंडिया, इरफान हबीब की पुस्तक है द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुग़ल इंडिया। इन्होंने कहा आर्थिक मतलब कृषि संकट का सिद्धांत दिया इरफान हबीब ने। सतीश ने जागीरदारी दिया।
विलियम आर्विन ने अपनी पुस्तक द आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स में सैनिक अक्षमता को माना पतन कारण। जदुनाथ सरकार ने फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में सैनिक दुर्बलता को माना। यानी सैनिक दुर्बलता को विलियम आर्विन और जदुनाथ सरकार ने माना। इरफान हबीब कृषि संकट माना और सतीश चंद्र जो है जागीरदारी व्यवस्था को मुगलों के पतन का कारण माना। उत्तरवर्ती जो मुगल सम्राटों का अनुक्रम क्या है? बहादुर जहाँ जाएगा फाड़ देगा। एक ट्रिक समझिए, बहादुर जहाँ जाएगा फाड़ देगा, चाहे दर हो चाहे दौला हो। मोहम्मद अहमद आलम शाह। बहादुर जहाँ जाएगा फाड़ देगा, दर पे जाएगा या दौला जाएगा, मोहम्मद अहमद आलम शाह। बहादुर जहाँ जाएगा फाड़ देगा, चाहे दर कैसा भी हो, दौर उसका चलेगा, मोहम्मद अहमद आलम शाह। ट्रिक है। तो बहादुर शाह प्रथम जहांदारा, उसके बाद तीसरे नंबर फर्रुखसियर बना, फर्रुखसियर के बाद रफ़ीउद्दर्जाद बना, फिर रफ़ीउद्दौला बना। इसी रफ़ीउद्दौला का नाम था शाहजहां द्वितीय। फिर मोहम्मद शाह रंगीला बना, फिर अहमद शाह बना, फिर आलमगीर द्वितीय, फिर शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। यही शासक बने बाद के।